नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि क्या परिवार में किया गया बंटवारा न्यायालय में मान्य होगा। दोस्तों, आइए इसका उत्तर मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और कानून में दिए गए प्रोविजन के अनुसार खोजते हैं। दोस्तों, जनरली कानून में दिए गए प्रोविजन के अनुसार यानी पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार अगर परिवार के अंदर में कोई भी बंटवारा सर्वसम्मति से और सभी को समान अंश के आधार पर किया गया है तो न्यायालय में मान्य होगा दोस्तों, अन्यथा नहीं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आप न्यायालय में भी बंटवारा के लिए जाते हैं, यानी परिवार में आपका विवाद रहता है, आप इस विवाद को सुलझा नहीं पाते हैं, वैसी परिस्थिति में आप न्यायालय में पार्टीशन सूट फाइल करते हैं दोस्तों। लेकिन किसी कारणवश न्यायालय भी वहाँ उस विवादी ज़मीन में आपको अपना हक नहीं देता, तो क्या आपके वारिसान आने वाली पीढ़ी उसी मुकदमे पर दोबारा अपना हिस्सा मांगने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं? उत्तर में मुझे साफ कहना है दोस्तों, नहीं। चूँकि पहले इसको हम प्रोविज़न के अनुसार समझे, जो कानून का प्रोविज़न है। सेक्शन 11 CPC कहता है दोस्तों, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा, यानी प्रांगणयता का सिद्धांत। एक बार जिस मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में हो गई और फाइनल डिसीजन जिस मुद्दे पर हो गया, दोबारा उसी मुद्दे पर उन्हीं पक्षकारों के बीच में या उन पक्षकार के वारिसानों के बीच में मुकदमा नहीं चल सकता। वैसे मुकदमा को खारिज कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 11 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के अनुसार दोस्तों। अब चूंकि दोस्तों आप न्यायालय में जब आप मुकदमा करते हैं बंटवारा का, उसमें आपको क्या क्या साबित करना है। पहले आपको वंशावली के अनुसार आपका शेयर, उस ज़मीन का टोटल डॉक्यूमेंट आपको न्यायालय में देना है और सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको न्यायालय में देना पड़ेगा कि मैं इस ज़मीन का उत्तराधिकारी हूँ। इन सब चीज़ों में अगर कहीं भी कोई एक त्रुटि हो गई तो आपको अपना हिस्सा न्यायालय से नहीं मिल पाएगा। ऐसी परिस्थिति में भविष्य में ना तो आप ना ही आपके वारिसान कोई मुकदमा करके अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी मुद्दे पर दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आपके सामने हम रखते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का नाम है दोस्तों चंद्रिका नारायण साल्वे बनाम चंद्रकांत कृष्णा वगैरह। ये मुकदमा दोस्तों 26 अगस्त 2022 को फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मुकदमे में किया गया दोस्तों। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 1282 ऑफ 2018, यानी 1282 नंबर के सिविल अपील में 2018 में यह मुकदमा फाइल हुआ था। लेकिन इसमें एक स्पेशल लिव पिटीशन भी पड़ा दोस्तों। स्पेशल लिव पिटीशन का नंबर है 549 ऑफ 2018। अपने इस मुकदमे में चंद्रिका नारायण वाले केस में, इस केस के अंदर में जो अपीलांट चंद्रिका नारायण था दोस्तों, मूल केस में वही व्यक्ति प्लेंटिफ था यानी वादी था। चंद्रिका नारायण ने अपने केस में कहा था कि मेरी माँ के 2 लड़के हैं। मेरी माँ ने अपने पिता से यानी मेरे नाना के ऊपर में एक केस किया कि नाना की संपत्ति में मेरा हिस्सा अलग निकाल दिया जाए। मेरी माँ 2 भाई और 2 बहन थी। जब न्यायालय में यह मुकदमा चला तो न्यायालय ने यह पाया कि यह संपत्ति चंद्रिका नारायण के नाना की खरीदगी संपत्ति यानी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में किसी भी बेटा या बेटी का कोई हक नहीं बनता। इसी आधार पर चंद्रिका नारायण के माँ को न्यायालय ने कोई हिस्सा उस ज़मीन में प्रदान नहीं किया। उनकी माँ की मृत्यु हो गई। बहुत दिन के बाद चंद्रिका नारायण ने ये मुकदमा फाइल किया पुनः न्यायालय में कि मुझे अपने नाना की संपत्ति में हिस्सा चाहिए। चूँकि दोस्तों इसी मुद्दे पर मुकदमा करके उनकी माँ मुकदमा हार चुकी थी, उन्हें शेयर न्यायालय नहीं दिया था। ठीक उसी मुद्दे को मानते हुए, रेस जुडिकेटा के सिद्धांत को मानते हुए सेक्शन 11 CPC के अनुसार न्यायालय ने इस मुकदमे को भी खारिज कर दिया। यानी चंद्रिका नारायण के इस मुकदमे को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसी मुकदमे पर आपके माताजी ने अपने पिताजी पर केस किया था हिस्सा के लिए। वहाँ माना ऑनरेबल कोर्ट ने कि यह संपत्ति सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी थी, इसमें आपके माँ का कोई शेयर नहीं था। जब माँ का शेयर नहीं है तो फिर नाती का शेयर कहाँ से आ जाएगा, यानी उनके बेटे का शेयर कहाँ से आ जाएगा। ये कहते हुए उनके केस को खारिज कर दिया गया। यानी दोस्तों इससे एक सिद्धांत निकला कि न्यायालय में जब एक बार किसी भी मुकदमे का सुनवाई हो जाता है, दोबारा उसी मुकदमे को उन्हीं पक्षकारों के बीच में उन्हीं बिंदु पर सुनवाई नहीं किया जा सकता। यानी जो पार्टी मुकदमा जीत गया वो फाइनल है दोस्तों। अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि कोई आदमी फ्रॉड करके 420 करके आपका हिस्सा आपके पैतृक जमीन में नहीं दिया, तो पुनः आप कैसे लेंगे दोस्तों? हाँ दोस्तों, आप न्यायालय के द्वारा किए गए उस बंटवारा को भी न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं दोस्तों। पुनः आप मुकदमा फाइल कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको आधार बदलना होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति फ्रॉड के आधार पर जालसाजी करके न्यायालय से अपना आदेश प्राप्त कर लिया, तो दोस्तों आप न्यायालय में जाएं और ये साबित करें कि यह मुकदमा फ्रॉड के आधार पर वो व्यक्ति प्राप्त किया है, उस संपत्ति में मेरा शेयर था,
तो न्यायालय निश्चित तौर पर मुकदमा सुन के आपके पक्ष में आपका शेयर निकाल कर दे देगी दोस्तों। दूसरा आधार आपका हो सकता है दोस्तों, जब बच्चा माँ के गर्भ में है और उसका हिस्सा नहीं निकाला गया, बंटवारा हो गया ज़मीन का कोर्ट के द्वारा या परिवार के द्वारा, तो दोस्तों जब वो बच्चा जन्म लेगा, 18 साल का हो जाएगा, तो पुनः वो कोर्ट में जा कर के अपना हिस्सा के लिए मुकदमा कर सकता है। वैसी स्थिति में पुराना जो भी कोर्ट का फैसला था उस फैसले को निरस्त कर दिया जाएगा और उस प्रॉपर्टी में नए सिरे से बंटवारा करके गर्भ में पले हुए बच्चे का भी हिस्सा निकाल के अलग दे दिया जाएगा दोस्तों। तीसरा है दोस्तों माइनर सन। कोई बच्चा नाबालिग है, बंटवारा के समय उसको इसमें हिस्सा नहीं दिया गया, न्यायालय के द्वारा भी हिस्सा नहीं दिया गया, लेकिन जब वो लड़का 18 साल का बालिग हो जाएगा तो न्यायालय में जाकर के अपने हिस्से के लिए पुनः बंटवारा बात का सूट ला सकता है दोस्तों। इन बिंदुओं पर रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होता दोस्तों। चौथा है दोस्तों एडॉप्टेड सन। कोई भी व्यक्ति किसी लड़के को गोद ले लिया लेकिन उसको अपने गोद लिए हुए बेटे को अपने संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया। ऐसी परिस्थिति में जो पारिवारिक बंटवारा हुआ था या न्यायालय से बंटवारा हुआ था जिसमें गोद लिए हुए व्यक्ति को हिस्सा नहीं मिला था, तो वह गोद लिया गया व्यक्ति न्यायालय में जाएगा और अपने हिस्से की मांग करेगा, उसके मुकदमे को सुना जाएगा और अपने जैविक पिता नहीं अपने गोद लिए हुए पिता की संपत्ति में से उसको अपना हिस्सा दे दिया जाएगा दोस्तों। तब दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि किस आधार पर एक बार किसी भी बंटवारा के मुकदमे को न्यायालय से फैसला दे दिया गया तो दोनों पक्षकारों के बीच में या पुनः उनके वारिसान को बीच में पुनः कोई भी मुकदमा नहीं किया जा सकता। और कौन कौन से 4-5 आधार हैं जिसके आधार पर पुनः अगर आप चाहें किसी मुकदमा के फैसला होने के बाद भी आप न्यायालय में जा कर के मुकदमा करके अपना हिस्सा पुनः प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित है। जब एक बार बंटवारा हो गया तो उसके 12 साल के अंदर ही आप मुकदमा पुनः कर सकते हैं और अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 116 और 118 यह प्रावधान करता है कि अगर किसी व्यक्ति को हिस्सा नहीं मिला, चाहे वो फ्रॉड के आधार पर हो, माइनॉरिटी के आधार पर हो, बच्चा अगर उम्र में हो या एडॉप्टेड सन हो, अगर इन सबों के आधार पर किसी को भी किसी भी मुकदमा में या किसी भी बंटवारा में हिस्सा नहीं मिला, तो बंटवारा होने के बाद भी 12 साल के अंदर न्यायालय में जा कर के वह व्यक्ति अपने हिस्से की मांग कर सकता है और न्यायालय उसका हिस्सा निकाल के उसे दे देगा। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि किस आधार पर आपका बंटवारा मान्य है कोर्ट में, किस आधार पर मान्य नहीं है, किस आधार पर रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू होता है, किस आधार पर नहीं होता है, किस आधार पर आप पुनः न्यायालय में मुकदमा नहीं कर सकते अगर एक बार फैसला हो गया, और किस आधार पर आप न्यायालय में पुनः मुकदमा कर सकते हैं जबकि एक बार उसी बिंदु पर फैसला हो गया। यहीं पर अब मेरा वीडियो संपन्न हुआ दोस्तों। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों के साथ भी अगर इस तरह की कोई समस्या हो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मेरे बताए हुए इस जजमेंट के अनुसार न्यायालय में जा कर के अपना हक प्राप्त करें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।